नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के बाद शिक्षा आयोग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति। ये 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये उस पर आधारित थी, क्योंकि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें ये प्रावधान था कि 5 वर्ष बाद उस शिक्षा नीति की समीक्षा होगी, मूल्यांकन होगा, जो कुछ कमी होगा उसमें सुधार किया जाए। लेकिन सरकार का परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, इसलिए ये समय से पहले आ जाती है। आगे भी जब देखेंगे फिर सरकार का बदलाव होगा, 2 साल बाद फिर एक नई समिति को हमको देखने को मौका मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति। उस समय, ये 1990 की बात है, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह थे। उनके कार्यकाल की योजना है। तो उन्होंने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनर्निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया और उस आयोग के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति जी को बनाया और उन्हीं के नाम से ये समिति जानी गई, आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति, या कहीं का मिलता है राममूर्ति शिक्षा समिति। इसके जो अन्य नाम है उसके बारे में चर्चा कर लें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्निरीक्षण समिति, राममूर्ति समीक्षा समिति के अन्य नाम की चर्चा कर लें। पुनः सुन लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्निरीक्षण समिति। और ये इसका गठन हुआ 7 मई 1990 में। 7 मई 1990 में हुआ और दिसंबर 1990 में इन्होंने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया। और जब रिपोर्ट को प्रस्तुत किया तो जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें वो 12 खंडों में बटी थी। तो उसमें से 6 खंडों में इन्होंने कुछ परिवर्तन किया, बाकी शेष वही प्रस्ताव को रखा। जो 1986 के शेष सारे विचार थे, प्रस्ताव को पूर्ववत रखा। और उसके बाद इन्होंने राममूर्ति शिक्षा समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी वह 16 खंड या 16 अध्याय में बटी हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की सिफारिश की, यानी शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की इन्होंने सिफारिश की। इनके सुझाव क्या थे, बाकी तो सब वही रहेंगे। जो कुछ परिवर्तन सुझाव उस पर विशेष बल देते हैं, देखते हैं क्या सुझाव थे इनके। सुझाव में नंबर 1 आता है प्रारंभिक बाल देख रेख शिक्षा, यानी जो प्राथमिक स्तर की है बच्चों की देख रेख संबंधी व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी शिक्षा संबंधी एक विभाग या किसी की जिम्मेदारी होना चाहिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाल देख रेख यानी बच्चों की देख रेख संबंधी भी ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी एवं अन्य पिछड़े जो भी वर्ग के लोग हैं उनकी शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। उनको भी शिक्षा से जोड़ना चाहिए एवं उनको नामांकन के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए चाहे टीम बना के घर घर का जाना पड़े, गांव मिलना पड़े कि क्या कारण है। क्योंकि जो अब तक व्यवस्था थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, फिर भी यदि बच्चे नहीं आ रहे हैं तो क्यों, कारण जाना जाए और उसको हल किया जाए। आगे देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया कि ऐसे लोग जो विद्यालय किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, उनकी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, तो उनको प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत साक्षर बनाया जाए। जो उनका खाली समय है, जैसे अगर दिन में काम करते हैं, शाम को खाली समय है, तो ऐसी व्यवस्था किया जाए जो खाली उनका समय है उसी के अनुकूल उनको साक्षर बनाने की व्यवस्था किया जाए। अगला पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक करण के रूप में स्थापित करना, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है सर्वमान हो, हर जगह उसके अवसर उपलब्ध हो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी अभियान चलाना पड़े तो उसके लिए इन्होंने विशेष रूप से बल दिया। अगला पॉइंट है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। इन्होंने कहा कि हमारे उस व्यवस्था में व्यवसाय यानी रोजगार पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, जो बच्चे अपनी रुचि के अनुसार उसको लें, जिससे उनके अंदर आत्मनिर्भरता आए। अगला पॉइंट, उच्च शिक्षा संबंधी इन्होंने सुझाव दिया कि जो उच्च शिक्षा है माध्यमिक के बाद उसमें भी सुधार होना चाहिए। ऐसे बच्चों का प्रवेश होना चाहिए जो मेधावी हैं, उच्च शिक्षा डिग्री के योग्य हैं और उनकी योग्यता उस काबिल हो। उस पर भी एक कमेटी बनना चाहिए, विभाग बनना चाहिए जो इस बात पर ध्यान दे, क्योंकि उच्च शिक्षा में जब बहुत अधिक भीड़ हो जाएगा तो गुणवत्ता नहीं मिलेगी। इसीलिए माध्यमिक स्तर पर इन्होंने कहा कि व्यवसायिक पाठ्यक्रम रखना चाहिए। बहुत से ऐसे
लोग हैं जो उच्च शिक्षा सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि मात्र एक डिग्री मिलेगी, लेकिन उच्च शिक्षा उन्हीं व्यक्तियों के लिए ज्यादा अनिवार्य है, ज्यादा उचित है जिनको उच्च शिक्षा के माध्यम से उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो। आगे देखते हैं 10+2+3 का जो शिक्षा प्रणाली था, इन्होंने उस पर भी बल दिया। जैसे हम कह चुके, जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसके सब बातों को माना, कुछ को छोड़ के कुछ अपना उसमें विचार दिए। प्राविधिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया कि ये भी शिक्षा होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण, यानी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था होना चाहिए कि वो भी शिक्षित होने के साथ साथ जब उसको प्रशिक्षण मिलेगा, जैसे आजकल डीएलएड और बीएड आदि के पाठ्यक्रम में होता है, कि जब वो प्रशिक्षित होगा तो शिक्षा को अच्छे तरीके से समझेगा और अपने छात्रों को अच्छे तरीके से शिक्षा के उद्देश्य जो है उसको पूरा करने में अपनी योगदान को, अपने सहयोग को देगा। क्योंकि जब अध्यापक शिक्षित होता है, अनुभवी होता है, तो अपने बहुत सी बातों को, गुणों को सरलता से छात्रों तक पहुंच जाता है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की स्थापना होना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की स्थापना होना चाहिए जो NCTE के नाम से जाना जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक परिषद भी हो जो विभिन्न तरीके से ऐसे शिक्षा के संबंध में अपने दिशा निर्देश को दे। अगला, देश में समान शिक्षा प्रणाली हो, यानी पूरे देश में एक शिक्षा व्यवस्था हो जिसके अनुकूल शिक्षा सब एक समान चलती रहे। अगला देखते हैं कार्यस्थल में संबंध स्थापित करना अनिवार्य है। जहां पर पढ़ाई हो रही है तो आसपास कार्यस्थल और पढ़ाई में संबंध स्थापित होना चाहिए कि हमें आसपास के वातावरण से संबंधित, जैसे कृषि विज्ञान है, पर्यावरण है आदि को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, या 1-2 घंटे के क्लास में इनको बताना चाहिए, जिससे लोगों को अपने आसपास की स्थितियों की भी जानकारी हो। अगला देखते हैं मातृभाषा पर इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि जो शिक्षा का माध्यम है मेन रूप से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अर्थात हिंदी होना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर यहाँ 1 से 5 की बात हो रही है, छोटे बच्चे जब शुरू से उस भाषा को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हर चीज उसी भाषा में कर रहे हैं, अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं, तो जब हमारा शिक्षा माध्यम मातृभाषा होगा तो जब पाठ्यक्रम में भी उसी भाषा का प्रयोग होगा तो बच्चे जब प्राथमिक शिक्षा में जाएंगे तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा का माध्यम उनका वही है जो शुरू से जानना है, जो मातृभाषा है, जो उनकी आम बोली है। इसलिए इन्होंने शिक्षा में मातृभाषा पर विशेष बल दिया, इसका माध्यम मातृभाषा ही हो। अगला है स्त्री शिक्षा पर बल दिया, यानी स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया कि शिक्षा तो बाकी सब पर ही इन्होंने बल दिया कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें से एक वर्ग को शायद शिक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक प्रोत्साहन किसी भी आयोग में नहीं मिल पाता। तो इन्होंने कहा जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। स्त्री उसके लिए अगर हो सके तो जो व्यवस्था हो, नए विद्यालय खोलना चाहिए स्त्रियों को या बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे उनका गृह विज्ञान विषय है, कला है या जिसमें रुचि रखते हैं उन विषय को शामिल करना चाहिए। एवं जन जागरण के अंतर्गत जाके गांव-गांव अभिभावक से बात करना चाहिए कि आप लड़के को भेजते हैं, लड़की को क्यों नहीं। क्योंकि अगर हम एक पुरुष को शिक्षा देंगे तो एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, यदि एक हम लड़की को यानी एक छात्रा को शिक्षा देते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो आने वाले भविष्य में एक माता बनेगी। इसलिए जब लोगों को बताएंगे, समझाएंगे तो लोगों के समझ में आएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि जन जागरण करके लोगों के विचारों में जो संकीर्णता आ गई इसको दूर करना, क्योंकि शिक्षा अनिवार्य है, निशुल्क है। अब इस समय तो अब जारी जो वर्तमान चल रहा है तो इसमें मिड डे मील है, यूनिफॉर्म है, पुस्तकें आदि सुविधा दिया जा रहा है। इसके बाद भी यदि लोग नहीं आ रहे तो क्यों? क्योंकि गार्जियन में जागरूकता का अभाव है, इसलिए उनको घर घर जाकर के इस बारे में बताना। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो आप जो ये शिक्षा की बात हो रही है इसमें अन्य क्या, इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कही गई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वो इसमें थोड़ा सा अंतर करके बताया गया है। आचार्य राममूर्ति समिति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को विस्तार करने का प्रस्ताव था। इसके पहले बताए थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालय के लिए था, 2 कमरे, 2 अध्यापक और 1 बरामदा। लेकिन आचार्य राममूर्ति समिति में ये कहा गया
कि जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसको उच्च स्तर तक यानी विस्तारित किया जाए, उच्च प्राथमिक स्तर तक यानी कक्षा 6, 7, 8 में भी इसको लागू किया जाए। यदि ये सफल होता है, इसलिए उसमें क्या होगा, जब इसे विस्तारित होगा उच्च प्राथमिक के लिए जब ब्लैक बोर्ड योजना की बात आएगी तो उसमें 3 अध्यापक, 3 कमरे और 1 बरामदा होना अनिवार्य है। बाकी सब सेम वही प्रोसेस है कि शैक्षिक उपकरण हो, चाक, डेस्टर, फर्नीचर, विज्ञान किट, आकर्षक कक्ष और खेल के सामान आदि। आगे देखते हैं, ये इस महत्वपूर्ण है, ये अलग टॉपिक है कि उच्च प्राथमिक में ब्लैक बोर्ड योजना का प्रस्ताव किस समिति में था, तो आचार्य राममूर्ति समिति में था। ठीक है, आगे देखते हैं, इन्होंने कहा समान शैक्षिक अवसर यानी सबको समान शैक्षिक अवसर मिले, किसी वर्ग का, लड़का हो, लड़की हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, समाज में जो वंचित वर्ग हैं उनको एक समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जो शिक्षा व्यवस्था चली आ रही थी वो जो थी वो इससे संतुष्ट नहीं थे। इनका ही मानना था कि उसमें सुधार होना चाहिए, रुचिकर बनाना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, नया रूप देना चाहिए, जिससे बच्चे आकर्षक उनको प्रारूप मिले और आके शिक्षा ले। अगला है, इन्होंने कहा कि महिला 50% महिलाओं का नियुक्ति हो, यानी जो विद्यालय है प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में 50% महिला शिक्षक हो। मान लीजिए 4 शिक्षक हैं तो 2 शिक्षक कम से कम महिला होना चाहिए, इन्होंने जोर दिया। और कंप्यूटर शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, जैसे 1986 की जो शिक्षा नीति थी, बहुत कुछ बातों को इन्होंने समर्थन किया। जो नई बात इन्होंने जोड़ा था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 में विस्तारित किया जाए, जिसमें 3 कमरा, 3 अध्यापक, 1 बरामदा हो। ये विशेष बात इसलिए दोबारा बता देना। और इन्होंने कहा जो भी समाज के पिछड़े वर्ग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक है, उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना एवं प्राथमिक विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकन करवाना, तभी हमारे शिक्षा का जो अभियान चल रहा सफल होगा। आगे है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, चर्चा हो चुकी है। अब इसके बाद है कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च, इसके पहले भी हो चुका चर्चा कि जो भी उस समय राष्ट्रीय आय होगी उसका 6% शिक्षा पर खर्च होगा। शिक्षक समस्या विभाग यानी शिक्षक के समस्या संबंधी एक संगठन या विभाग होना चाहिए कि उनको किसी प्रकार की समस्या हो, शैक्षिक समस्या हो या किसी अन्य प्रकार की समस्या हो, तो वहां जाकर के अपने वो समाधान कर सके जो उनकी समस्या हो। क्योंकि जब शिक्षक टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा और तनावग्रस्त रहेगा तो शिक्षा को अच्छे से नहीं कर पाएगा। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बच्चों को बताने को कहा गया। शुरू में जब उनको बताएंगे पर्यावरण क्या होता है, पेड़ पौधा क्या होता है, जैसे बच्चों को कहा आप पेड़ लगाइए, उसकी देखभाल करिए। जब देखभाल करेंगे तो उनको लगाव होगा, तब जानेंगे कि हमको पेड़ पौधे की सुरक्षा करनी चाहिए। आगे देखते हैं, इन्होंने कहा कि छोटा परिवार यानी छोटा परिवार, सुखी परिवार, लघु परिवार के बारे में भी इन्होंने कहा कि इन्हीं क्लास में 1 से 8 तक जो है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक धीरे धीरे बताते रहा जाए, जिससे बच्चे उनको शुरुआती दौर पर जाने। साक्षरता अभियान जो चला है उसका उद्देश्य तभी सार्थक होगा जो विभिन्न प्रकार से चले हैं, चाहे पुस्तक देने संबंधी हो, चाहे स्कूल चलो हो या शिक्षा अभियान हो या जो भी हो, उस तभी सार्थक होगा जब विद्यालय में प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन होगा और अपव्यय और अवरोधन जो है उसमें कमी आएगी। अपव्यय का मतलब शिक्षा पूरी ना करने वाले छात्र छात्रा, और अवरोधन का मतलब है शिक्षा में एक क्लास में 1 वर्ष से अधिक रुकना। आगे देखते हैं, इन्होंने कहा कि 14 वर्ष से जो कम 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। और इसके बाद इन्होंने कहा कि औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, जैसा कि कहा गया कि जैसे हम इसके पहले कहे हैं कि साक्षर अभियान के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा दिया जाए। ऐसे लोग जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लेकिन अगर वो काम धंधा करते हैं तो खाली समय में ऐसी व्यवस्था बने कि उनको खाली समय में शिक्षित किया जाए। इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति। आइए हम लोग रिवीजन करें, हम लोग क्या जाने। आचार्य ये राममूर्ति समिति का गठन कब हुआ? 1990 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह।
और इन्होंने किस शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण किया या समीक्षा किया, तो 1986 की शिक्षा नीति का इन्होंने समीक्षा किया और उसमें से 1986 में से 12 भाग में बटी थी, उसमें 6 में परिवर्तन किया और इन्होंने अपने परिवर्तन को जो इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया उसमें कुछ नवीनता भी लाई, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर देने की बात कही 6 से 8 तक। इस प्रकार आज हम लोगों ने ये अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग अगली शिक्षा समिति के बारे में अध्ययन करेंगे।